अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बात शुरू करते हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते को पूरी बात नहीं हुई थी, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स नहीं आए थे ग्रेजुएट के, उसी पे मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। फिर उसके बाद आज इस हफ़्ते के जो टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता हफ़्ते टीआरएस के 2 ग्रेजुएट सीट्स टीआरएस के कब्ज़े में आ गए। एमएलसी के 2 ग्रेजुएट सीट्स पर जो टीआरएस ने अपना कब्ज़ा बरकरार रखा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक बीजेपी से छीन कर दूसरे पर कब्ज़ा बरकरार रखा है। लेकिन उस पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात जो एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन में जो बात आई थी उसमें यह है कि वरंगल की सीट बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए कि वहाँ पे 3 मार मल्लन्ना बिल्कुल टीआरएस के करीब में पहुँच गए थे। 3 मार मल्लन्ना कौन है? एक आम आदमी है, पैसे वाले नहीं हैं, कमज़ोर है माली एतबार से, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे या V6 टीवी पर उनका प्रोग्राम आता था 3 मार मल्लन्ना का, और सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि उनको जो 1 लाख वोट्स मिले हैं। और देखिए 1 लाख वोट आम तौर पे मिलना आसान हो जाता है, लेकिन ग्रेजुएट तबके के वोट मिलना ये बहुत बड़ी कामयाबी 3 मार मल्लन्ना की है। अगरचे कि पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने वहाँ पे कामयाबी हासिल की टीआरएस के, लेकिन 3 मार मल्लन्ना उनके बिल्कुल पीछे थे। कोदंडाराम भी उसमें अपनी किस्मत आजमाए थे इलेक्शन में, लेकिन वो बहुत पीछे रह गए। 3 मार मल्लन्ना की कामयाबी या 3 मार मल्लन्ना के वोटों को देखकर एक बात याद आती है कि मरकज़ी हुकूमत, मरकज़ की मोदी हुकूमत ने एक कोशिश की थी जिसमें कि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाना, OTT प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाना, या इसी किस्म से जो अखबारात में जो खिलाफ न्यूज़ आती है उस पे किसी न किसी क़स्म से रोक लगाने की एक कोशिश हुई थी मरकज़ी हुकूमत की। शायद यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत ये समझ रही है कि नेक्स्ट जो सोशल मीडिया की या अखबारात रसायल के जो आज़ाद ख़यालात का जो इजहार होता है सोशल मीडिया में या अखबारात में, टेलीविज़न चैनल्स पर, उससे बीजेपी हुकूमत को भी यही ख़तरा नज़र आ रहा है। उमूमन होता यह है कि हैदराबाद के इलेक्शन में अगर देखेंगे तो 40% के करीब पोलिंग होती है, उसमें भी ऐसा लगता है कि लोगों को या वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लेके जाने की एक कोशिश करना पड़ता है कि वो अपना जाके हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। लेकिन सोशल मीडिया पर सुनकर 3 मार मल्लन्ना को जो वोट मिले हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अब लोग हर एतबार से अपने जो माहौल है उसको परख कर ही वोट डालने के लिए आगे जाने वाले हैं। तो शायद इसी वजह से मरकज़ी हुकूमत इन्हें रोक लगाने की कोशिश कर रही। खैर, रहा सवाल टीआरएस के, दोनों का ग्रेजुएट एमएलसी सीट्स टीआरएस के हक़ में आ गए हैं, लेकिन 17 अप्रैल को दोबारा जो खाली हुई थी सीट नागार्जुन सागर की, उसमें इलेक्शन होने वाला है। देखते ये हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो 3 मार मल्लन्ना की ये बात थी, लेकिन या एमएलसी इलेक्शन की ये बात थी, लेकिन अब एक और बात जो आ रही है कि कोविड के केसेस में पूरे हिंदुस्तान में इजाफ़ा होते जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो कोविड जब तक आपके जिस्म में दाखिल होता है और फेफड़ों में जब जाता है तो वो महलक बन जाता है। फेफड़ों से जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि लंग्स की वजह से उमूमन ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 28% 29% लोग तंबाकू के आदी हैं, तंबाकू खाने के, तंबाकू सिगरेट के ज़रिए से, बहरहाल तंबाकू के किसी न किसी अशिया से उसमें लोग मुब्तला हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मुस्लिम नौजवान तबके में भी सिगरेट पीने का या गुटखा खाने का, जो तंबाकू खाने का जो चलन है, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि तंबाकू इस्तेमाल करने वालों का 38% हिस्सा ऐसा होता है जो फेफड़ों की कमज़ोरी या इम्यूनिटी कम होने की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। तो उसमें ये है कि 38% तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ख़ास तौर पे वालिदैन की एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है, वो अपने नौजवान तबके को बचाने में नाकाम हुए हैं। वहीं पर मैं ये भी बोलूँगा कि सियासी लीडर भी नाकाम हुए हैं, मजहबी लीडर भी नाकाम हुए हैं, और अखबारात या रसायल हों या टीवी चैनल्स हों, ये भी बहुत हद तक नाकाम हुए हैं
اپنے نوجوان طبقے کو اس لعنت سے بچانے کے لیے. لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو لعنتیں ہیں، خاص طور پہ صحت سے متعلق جو لعنت ہے، چاہے وہ شراب بولیے آپ یا سگریٹ بولیے یا اسی قسم کے تمباکو کا استعمال، گٹکا، پان مسالہ، یہ جو استعمال کرتے ہیں اسے روکنے. اگرچہ کہ حکومت نے اس پر پابندی لگائی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بازار میں عام ملتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پوری ملی جلی کارستانی ہے، سرکار کی، حکومت کی، پولیس کی، یہ سب مل کر ہی یہ چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ان لعنت سے خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو بچا کے رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ہفتے نئے چیف جسٹس آف انڈیا کے نام کی سفارش ہو گئی ہے. اس میں این وی رمنا کا نام آیا ہے. این وی رمنا ایک سینئر لائر ہیں جو تقریباً 40-45 سال سے وکالت کا پیشہ کرتے ہیں. لیکن این وی رمنا کا نام کچھ دن پہلے اس وقت سامنے آیا تھا جب چیف منسٹر آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے کہا کہ کچھ سنگین الزامات این وی رمنا کے خاندان پہ لگائے تھے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو سپریم کورٹ کا سب سے بڑا آفس ہوتا ہے اس کو بھی آر ٹی آئی کے دائرے میں لانے کے لیے این وی رمنا کا نام لیا جاتا ہے. لیکن جگن کی جو مخالف این وی رمنا کی مہم تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں این وی رمنا کو رکانے کی کوشش تھی. لیکن پھر سے موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا ایس ایس بوبڈے نے این وی رمنا کی سفارش کر دی ہے. اور این وی رمنا کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب آندھرا پردیش سے ہے اور 1 سال تک تقریباً وہ 24 اپریل کو اپنا عہدے کا حلف لیں گے اور آئندہ سال اگست تک 24 اگست تک ان کی میعاد برقرار رہے گی. این وی رمنا کی یوم پیدائش بھی یا سالگرہ جو ہے وہ آتی ہے 27 اگست کو. 25 اگست کو آئندہ سال وہ ریٹائر ہوں گے. اس کے بعد 2 دن کے بعد ان کی سالگرہ رہے گی. اس سال تو وہ ایز چیف جسٹس اپنی سالگرہ منائیں گے. خیر دیکھتے ہیں کہ این وی رمنا کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے جو سب سے بڑی بات آئی ہے کہ ہندوستان میں جو سیاست چل رہی ہے، چاہے وہ ہیٹ پالیٹکس کہیے آپ یا ڈائنگ پالیٹکس کے طور پہ اگر دیکھیں گے، تو اگر راہل گاندھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس طریقے سے 5 ریاستوں کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کو کہیں پر بھی کامیابی نہیں ملے گی. بنگال میں 60 سے 80 سیٹ کا پروجیکشن آیا ہے جہاں پہ بی جے پی سکڑ کر رہ جائے گی. لیکن 3 سیٹوں سے 60 تک بھی پہنچنا یا 80 تک بھی پہنچنا یہ بی جے پی کے لیے کامیابی ہے. شاید یہی فیس سیونگ کی کوشش میں بی جے پی لگی ہوئی ہے. رہا سوال آسام کا، آسام میں ایسا لگ رہا ہے کہ بدرالدین اجمل اور کانگریس کا ایک کمبینیشن اچھا بنا ہے، جس کے بعد آسام میں پھر سے دوبارہ کانگریس اور بدرالدین اجمل کی حکومت واپس آنے کے امکانات ہیں. ساؤتھ انڈیا یقیناً کبھی بھی بی جے پی کا ساتھ نہیں دیا ہے، اگرچہ کہ کرناٹکا نے روایتوں کو توڑ کر ایک وقت میں بی جے پی کی حکومت وہاں پہ آئی ہے، لیکن صرف کرناٹک کے حد تک یہ بات محدود ہے. لیکن اب جو کیرلا، تمل ناڈو اور پڈوچیری کے الیکشن ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کا پتہ بالکل ہی صاف ہو گیا ہے. لیکن 5 ریاستوں میں بی جے پی کی ناکامی سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ کانگریس کو. اس لیے کہ کانگریس کو جس طرح فاروق عبداللہ نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اے سی روم کو چھوڑ کر عوام کے بیچ جائیے، عوام کے جذبات، احساسات، پریشانی جو بھی ان کو میں اب فی الوقت جو بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں لوگ، تیل کی قیمتوں سے پریشان ہیں لوگ، لیکن اب اہم اپوزیشن پارٹی کے طور پہ اگر کانگریس اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گی تو لوگ صرف کانگریس کے نام پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. لوگ یہ دیکھیں گے کہ کون فیلڈ پر ہے اور کون جد و جہد کر رہا ہے ان کے پرابلمز کو یا ان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. وہ دیکھ کر ہی لوگ کانگریس کی طرف راغب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ راہل گاندھی کو فاروق عبداللہ کا جو مشورہ تھا کہ آپ آگے بڑھیے، عوام کے بیچ جائیے، عوام کی تکالیف کو سمجھیے اور تکالیف کو آپ چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا اپنے اسٹیٹس میں اس بات کو اجاگر کیجئے کہ لوگوں میں کیا پریشانی ہے. تبھی میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو پھر سے ایک امید رہ سکتی کہ پھر کچھ نہ کچھ اچھا مظاہرہ کر کے
दोबारा इख्तदार हो या यूपीए सरकार को फिर से लाने में एक कामयाबी मिल सकती है। अगर हम ये समझेंगे कि लोग नाला हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हुए मोदी को छोड़कर कांग्रेस को आएंगे, मैंने समझता है कि कांग्रेस ही वाहिद ऐसी पार्टी रहेगी लोगों को वोट डालने के लिए। लोग कहीं पर भी अपना गुस्सा, मोदी के ख़िलाफ़ का गुस्सा किसी भी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। अगर कांग्रेस अपने आप की अपने तरफ लोगों को लाना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को पहल करनी होगी, आवाम के बीच आना होगा। छोटे लीडर हों या बड़े लीडर हों, कांग्रेस के लीडर को एसी रूम्स छोड़कर सड़क पे आने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आजकल जगह जगह देखेंगे तो ट्रैफिक पुलिस जिस हिसाब से लोगों को चालानात करती नज़र आ रही है, शायद उसी का हिस्सा है कि मरकज़ी हुकूमत के बजट में जो मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ है उसमें चालानात की जो रकम थी, पेनल्टी रहती थी, उसे काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। शायद इसीलिए पुलिस तो वैसे भी आवाम का गुस्सा पुलिस पर रहता है और पुलिस जिस हिसाब से चालानात कर रही है उसमें जिस तरह मरकज़ी हुकूमत ने यह बताया कि 100 रुपये में से 53 रुपये टैक्सेस की शक्ल में या आवाम से ही ये वसूल किए जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रैफिक चालानात से जो रकम आ रही है मरकज़ी हुकूमत को मोटर व्हीकल एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से, आवाम को परेशान करके छोड़े हैं। तेलंगाना रियासत में भी हर सड़क पे आप देखेंगे तो पुलिस वाले चालानात करते नज़र आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तेलंगाना में जो इस हफ्ते हुई है वो ये है कि 43,000 मुलाजमीन जो कि सबकदोश होने वाले थे अपनी सरकारी नौकरी से, वो उनकी नौकरी बच गई है और 3 साल के लिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 58 साल की जो सबकदोशी की उम्र थी उसे 61 साल कर दिया है, जिससे और फिटमेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर था उसमें इजाफा करे तो जिसमें 9 लाख सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा होने वाला है। इसी के तौर पे अगर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कोशिश हो रही है, प्रपोज़ल है, मंसूबा है, कब उस पर अमल होता है देखना है कि पीर से लेके जुमेरात तक सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हर मरकज़ी दफ्तर खुला रहेगा आवाम के लिए। जुमे के दिन आधा दिन रहेगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। तो ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोज़ल है। अहम बात एक है कि लोग चूँकि अब रमज़ान भी क़रीब आ रहा है तो ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ तरीक़े से हमें देखना है कि किस तरह अपने आप को गुजारें। लोग होता ये कि दुख, तकलीफ़, अज़ियत, फ़रेब, धोखा ये इंसान को दे रहा है और माफ़ी अल्लाह से मांग रहा है। मैं समझता हूँ कि रमज़ान में अपने आप को सही या दुरुस्त करने का या सिरातल मुस्तकीम पे चलने का एक अच्छा मौका है, जहाँ पे हर एक को आगे बढ़कर सही तौर पे कुछ दीन की बात सीखने का एक मौका मिलता है रमज़ान में, बजाय इसके कि करोना वायरस में आप रमज़ान में भी रात में घूमें फिरें। उसको कम करके अगर हम कुछ दीन की बातें सीखें, कुछ अच्छे मुसलमान बनने की बात अगर करते हैं तो ये पूरे कौम के लिए एक अच्छी अलामत के तौर पे देखा जाएगा। जहाँ पे बीजेपी लगी हुई है हेट पॉलिटिक्स में या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने में, हम अगर एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे तो उनका जहर भी बेफैज़ साबित होगा, उनके लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं समझता हूँ कि वक्त की पाबंदी है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।